नमस्कार, मुद्दा गरम है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है और अब सभी को 4 जून का इंतजार है, जब ईवीएम में कैद जनता का फैसला सामने आएगा। उससे पहले मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज को लेकर कयासों का और चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल इस बार चारों चरणों में कुल मतदान पिछली बार जो चुनाव हुआ था यानी 2019 में, उसके मुकाबले ये प्रतिशत इस बार कम हुआ है। अब कम मतदान को कांग्रेस अपनी जीत की उम्मीद के रूप में बता रही है तो भाजपा क्लीन स्वीप का दावा कर रही है। तो सवाल यही है कि एमपी में कम मतदान किसका नफा किसका नुकसान। मेहमान जुड़ेंगे उनसे इसी सवालों के साथ में, और क्यों जो दावे हो रहे हैं वो ऐसे क्यों हो रहे हैं, और साथ ही जानकार से भी ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि कम मतदान के मायने क्या हैं। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में हुई कम वोटिंग ने सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म कर रखा है, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में चारों चरणों में 2019 के मुकाबले कम वोटिंग हुई है। ऐसे में राजनीतिक दल इसे अपने अपने स्तर पर नफे नुकसान के तराजू में तौल रहे हैं। कम वोटिंग परसेंटेज पर कांग्रेस के दावे बड़े हैं कि इस बार कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। कांग्रेसियों का मानना है कि कम वोटिंग परसेंटेज बताता है कि जनता में मोदी सरकार के कामों के प्रति नाराजगी और उदासीनता है। कम मत प्रतिशत जो है वो कहीं ना कहीं आप देखें कांग्रेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर अधिक होता, देखिए आप 2009 में अधिक था, हम नुकसान में थे, भाजपा की सरकार दोबारा रिपीट हुई थी। इस बार जो मत प्रतिशत कम है उसका कारण है कि जनता ने भाजपा से और कुछ हद तक मतदान से दूरी बनाई है, जिसका कारण है कि कांग्रेस को इसका सीधा लाभ होने वाला है। वहीं भाजपा का दावा है कि इस बार एमपी में पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है। भाजपा कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि 4 जून को कांग्रेस के दावों की हवा निकल जाएगी। इस कमल मध्य प्रदेश में खिलेंगे, सभी सीटें हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और 400 के पार से नरेंद्र मोदी जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे। बता दें कि 19 अप्रैल को पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 67.8% मतदान हुआ, जबकि 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 6 सीटों पर महज 59% वोटिंग हुई, जो 2019 के मुकाबले करीब 8% कम है। 7 मई को तीसरे चरण में 9 सीटों पर 66.75% मतदान हुआ और 13 मई को चौथे और आखिरी चरण में बची हुई 8 सीटों पर 71.72% वोटिंग हुई, जो 2019 के मुकाबले करीब 4% कम है। वहीं इस बार के चारों फेज में सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा में 79.83% और रीवा में सबसे कम 49.42% मतदान हुआ। इस बार चारों चरणों में हुई कुल वोटिंग 2019 के मुकाबले कम है और इसी के चलते इस पर सियासी दावे हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मतदान से पहले मुद्दों की गूंज थी। मुद्दों पर वार पलटवार जमकर हो रहा था। एक दूसरे को पटखनी देने के लिए लगातार तमाम तरह की रणनीति देखने को मिली, तमाम तरह के वादे दावे देखने को मिले। और अब जब मतदान संपन्न हो चुका है, तब इस वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी अपनी अपनी तरफ से दावे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त रोशनी यादव जी जुड़ रही हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ में वंदना त्रिपाठी जी जुड़ रही हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार यशवर्धन सिंह जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले रोशनी जी, आपके पास ही आता हूं, शुरुआत करता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस उम्मीद में है और लगातार हर एक चरण के बाद ये बातें होती रही कि कम वोटिंग परसेंटेज अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी को इससे फायदा मिलने जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को इससे फायदा होगा। क्यों आपको ऐसा लगता है कि कम वोट से वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस पार्टी को फायदा करता नजर आएगा? सबसे पहले सभी पैनलिस्ट को नमस्कार करना चाहूंगी। और चूंकि अब मतदान खत्म हो चुका है तो मुझे लगता है उसके बाद भी एक वॉर चल रहा है वोटिंग परसेंटेज को लेके। और अगर हम वोटिंग परसेंटेज और भारतीय जनता पार्टी पे एक नजर डालते हैं, जो कि ये 400 पार का जिस तरीके का नारा पूरे देश में लगा रहे थे, मुझे लगता है 400 पार के नारे में कहीं भी इनके नेताओं द्वारा ये नहीं बताया गया कि आपने बेरोजगारी में जो युवाओं की नाराजगी है उसके लिए क्या किया। प्रदेश में, देश में लगातार जो महंगाई बढ़ती जा रही है, आप देखें कि प्रति व्यक्ति अगर हम औसत निकालते हैं, ये कहते हैं कि हमारी 5वीं इकोनॉमी में सबसे ऊंचे पायदान पे हमारा नाम आ जाता है। तो इनको ये भी देखना चाहिए कि प्रति व्यक्ति औसत आय हमारी लगातार गिर रही है। उस बात पर
कभी ये मुद्दे लेकर के नहीं आए, लेकिन लगातार ये 400 पार का नारा, तो मुझे लगता है कि प्रदेश में और देश में जो बेरोजगार युवाओं की नाराजगी है, लगातार मध्य प्रदेश में आप देखिए कि किस तरीके से महिलाओं पे जो अत्याचार बढ़ रहा है, उस बात को लेके जो नाराजगी है, किसानों के हक की जो नाराजगी है, आपने देखा होगा कि मोदी जी हमेशा गारंटियों की बात करते आए हैं। तो किसानों की रोशनी आय जी, मैं दोगुनी वही करने आपसे की समझना बात चाह रहा करते हूं आए। कि अगर कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि इन सारी नाराजगियों की वजह से और वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, तो क्या आप इसको रिलेट कर रही हैं आपस में कि वोटिंग परसेंटेज इसलिए कम हुआ कि मतदाताओं में इस बार उदासीनता थी या नाराजगी थी, इसलिए मतदाता कम निकले? आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के पक्ष में क्यों होगा ये? देखिए, बिल्कुल मतदाताओं में नाराजगी थी और मतदाता इस बात को लेके बड़े उदास रहे कि जो हमारे जमीन से जुड़े जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी के हों, चाहे वो महंगाई के हों, ये लगातार इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने बात ही नहीं की और मुद्दों पर कभी भी ये टिके नहीं रहे। आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी हिंदू मुस्लिम मांस मछली और मंगलसूत्र, घुसपैठिया, तबेले से भैंस को छोड़ दिया जाएगा, तो इस तरह के अनर्गल बयानबाजी करके जो सांप्रदायिक नफरत फैलाने का एक पूरे देश में, और जिस तरीके से इंदौर में भी आप देखें कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। इन्हीं की पार्टी की नेता सुमित्रा ताई ने भी बोला कि मेरे कई बुद्धिजीवियों से बात हुई, वो नोटा पे वोट करने जा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी 10 लाख का आंकड़ा रखती है, और मेरे जितनी जानकारी में है कि पिछले बार का चुनाव ये 5,28,000 वोटों से जीते थे और 10 साल की आपकी गारंटियां थी, तो मुझे लगता है कि इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए था कि इन्हीं के नेता हमारे पार्टी के जो है नेता को, प्रत्याशी को अपहरण करके ले जाते, फिर ये कहते हैं कि चुनाव मैदान क्यों छोड़ दिया। अरे आज आप जीत भी जाएंगे तो मैं 1 मिनट लूंगी, अगर आज आप इंदौर में चुनाव जीत भी लेंगे तो खुद अकेले, चलिए उस पर आते हैं ना, उस पर रोशनी जी उस पर बात करते हैं। आज वोटिंग परसेंटेज और उनकी उसके पर दावे पर बात कर रहे हैं। वंदना जी, कांग्रेस पार्टी बड़ी उत्साहित है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 4 चरणों में से 2 चरण ऐसे थे जिसमें कि पिछली बार के मुकाबले इस बार अंतर बहुत कम है, बहुत कम वोटिंग हुई, और ओवरऑल अगर चारों चरणों को मिलाते हैं तो पिछली बार के मुकाबले इस बार वोटिंग परसेंटेज कम है। कांग्रेस कहती है कि नाराजगी है जनता में, 10 साल में केंद्र सरकार में जो काम हुआ उसके लिए, प्रदेश में जो बीजेपी की सरकारें रही उसके प्रति, और ये इस तरह से सामने आया, फायदा बीजेपी कांग्रेस को होगा। बताइए वंदना जी। नमस्कार हितेश जी, बाकी सभी सम्मानित पैनलिस्टों को भी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो वोटिंग परसेंटेज पे हम बात कर रहे हैं, चर्चा का विषय वोटिंग परसेंटेज है, और चूंकि रोशनी जी ने इंदौर का मुद्दा उठाया है तो रोशनी जी की जानकारी के लिए ये बता दूं कि रोशनी जी, इंदौर में वोटिंग परसेंटेज कम नहीं है। किसने आपसे कहा कि वोटिंग परसेंटेज कम है? इंदौर में जितने वोट्स डलने थे उतने डले हैं। आपका प्रत्याशी चला गया, वो आपके वोटर्स नहीं निकले, तो वो आप लोगों की नाकामी है। वो हमारी पार्टी के अब नेता हैं। देखिए, इंदौर का जो वोटिंग परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाता अगर कांग्रेस पार्टी से कोई प्रत्याशी खड़ा हुआ होता। जब कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी नहीं था तो कांग्रेस के वोटर बाहर नहीं निकले, सीधी सी बात है, इसलिए वोटिंग परसेंटेज इंदौर में गिरा। रही बात अगर हम चुनाव की करें, और ये कहते हैं हम 400 पार क्यों कहते हैं, तो हम तो कह रहे हैं कि हम 400 पार कहते नहीं है, हम होंगे 400 पार। और उसका कारण है जो हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं वो सब मोदी जी की गारंटीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप कहती हैं कि बेरोजगारी है, तो मुझे ये बताइए कि आप ने भी देखा होगा एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसमें ये प्रूवन है कि 24 करोड़ ईपीएफ अकाउंट साल में नए खुले हैं, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो ये सारी बातों को तो आप झुटला नहीं सकती। और जो विकास कार्य हो रहे हैं, तो क्या आप सिर्फ सरकारी नौकरियों को ही जॉब मानती है, बेरोजगार मानती हैं? प्राइवेटाइजेशन से जो जॉब्स जनरेट होते हैं वो जॉब्स की कैटेगरी में नहीं आते क्या? अब रही बात भारतीय जनता पार्टी क्यों जीत रही है, मध्य प्रदेश में क्यों जीत रही है, उसका कारण आपको बता दूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं वो सारे के सारे जीतेंगे, 29 की 29 सीटें हम जीतेंगे और कमलमय करेंगे मध्य प्रदेश को। उसका कारण है हमारे सारे प्रत्याशी कार्यकर्ता भाव से जनता के बीच में जाते हैं, निरंतर चुनाव की प्रक्रिया में रहते हैं, और जब चुनाव आता है, लेकिन वंदना त्रिपाठी जी, सवाल वही है, सवाल वही, आप लोग लगातार पहले दिन से, वंदना जी, भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 के तहत क्लीन स्वीप का दावा कर रहे हैं।
लेकिन जब वोटिंग परसेंटेज या मतदान का जिस दिन समय आया तो पहले चरण में, दूसरे चरण में ज़्यादा पीछे रहे, चौथे चरण में भी करीब 4% कम रहा, दूसरे चरण में तो करीब 8% वोटिंग कम रहा। तो क्या वजह है? कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो गया कि 400 पार के नारे बन रहे थे कि चलो पार्टी तो अब जीत ही रही है, उसका नुकसान तो नहीं उठाना पड़ा? क्योंकि दावे इस तरह के भी हो रहे हैं, तो ये नुकसान होगा, नफ़ा होगा, किस तरह से देखते हैं? देखिए हितेश जी, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये कॉन्फिडेंस है। हम 400 के पार जाएंगे। और देखिए भारतीय जनता पार्टी को आप एक उस अभ्यर्थी के रूप में देखिए कि जो निरंतर अभ्यास करता रहता है। और जब कोई निरंतर अभ्यास करता है अभ्यर्थी, तो जब वो परीक्षा में बैठता है तो वो ये मान के चलता है कि हम जीत रहे हैं, मैं उत्तीर्ण आऊँगा। जो अभ्यर्थी सिर्फ परीक्षा के टाइम पर पढ़ाई करेगा वो कैसे ही मानेगा, वो क्यों ये दावा करेगा कि मैं उत्तीर्ण आऊँगा? तो हम तो निरंतर चुनाव की प्रक्रिया में रहते हैं, हम जनता के बीच में जाते हैं, जनहितैषी योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं, विकास कार्य करते हैं, विकास कार्यों को जनता के बीच में ले जाते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि अब की बार 29 पार। रही बात कांग्रेस पार्टी की, वंदना जी लगातार ये कह रही है कि हम लगातार जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए वोटिंग परसेंटेज कम हो या ज्यादा हो कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा और बीजेपी को इसका फायदा होगा। एक बात ऐड करना चाहूंगी, आ रहा हूं आपके पास में। यशवर्धन जी को मैं एक बार शामिल कर लेता हूं चर्चा में, इंतजार कर रहे हैं। एक बात ऐड करना चाहूंगी, एक मिनट वंदना जी, आ रहा हूं आपके पास में, आ रहा हूं मैं। यशवर्धन जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं क्योंकि वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यशवर्धन जी, पहले तो स्वागत है आपका, और आपके नजरिए से जानना चाहूंगा, कई सारी इससे पहले भी आपने चुनावों को कवरेज किया है, तो ये जो वोटिंग परसेंटेज कम हो, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारी स्पेकुलेशन सामने आती है, कोई प्रूवन फार्मूला तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्पेकुलेशंस बहुत सारी होती है कि कम परसेंटेज का मतलब ये है, ज्यादा परसेंटेज का मतलब ये है। आपका अपना आकलन क्या कहता है मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर? यशवर्धन जी। मध्य प्रदेश में लो वोटिंग का असर बीजेपी पे नहीं पड़ेगा, कांग्रेस पे निश्चित तौर पे पड़ेगा। ये इलेक्शन शुरू से जब शुरू हुआ था, जब शंखनाद इस इलेक्शन का हुआ था, तब से कांग्रेस बिखरी हुई नजर आ रही, तब से ये इलेक्शन वन साइडेड ही नजर आ रहा है। इनकी स्टेट लीडरशिप बहुत कमजोर रही, जिसके कारण पहली चीज तो कैंडिडेट बड़ी मुश्किल से मिले कांग्रेस को, जो मिले भी उनको उनके साथ प्रॉपर स्टेट टीम का कोऑर्डिनेशन नहीं रहा। ये बातें हम सब मीडिया वाले भी जानते हैं, आम जनता भी जानती है। तो ये इलेक्शन मोर ऑफ वन साइडेड टुवर्ड्स बीजेपी रहा। लो परसेंटेज ऑफ वोटिंग, जो कहीं कहीं जो फ्रैक्शन ऑफ लो परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो हुई है, उसका असर बीजेपी अपने वोटर्स को बूथ तक ले जाने में सफल रही। कांग्रेस ने तो वो भी एफर्ट नहीं मारा। हालांकि इस बार क्योंकि इलेक्शन इतना ज्यादा वन साइडेड था स्टेट में कि बीजेपी ने भी पिछली बार की तरह वैसे एफर्ट नहीं किए जैसे ये बूथ तक ले जाने के लिए करते थे, लेकिन बीजेपी का वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा, कांग्रेस का ही डिप होगा। तो ये यशवर्धन जी ने बहुत क्लियर पिक्चर यहां पर बताने की कोशिश की है। रोशनी जी वो कह रहे हैं कि ये तो वन साइडेड मुकाबला था और कांग्रेस पार्टी के पास तो उम्मीदवारों की स्थितियां नहीं बन रही थी कि किसे मैदान में उतारें, और उसके बावजूद पूरे देश भर में अगर हम देखते हैं कि दल बदल की स्थितियां, मध्य प्रदेश में दल बदल सबसे ज्यादा हुआ। आपके पार्टी के दिग्गज नेता वर्तमान में, चाहे वो बड़ी जिम्मेदारियों पर थे, कुछ तो वर्तमान विधायक तक चले गए, पूर्व सांसद तक चले गए, कुछ पूर्व मेयर भी छोड़ गए, तो कुल मिलाकर ये बड़ा हुआ। तो कैसे आप ये दावा कर रही हैं कि कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा, क्यों ऐसा लगता है? भारतीय जनता पार्टी के भी कई सांसद प्रत्याशियों ने कांग्रेस का भी दामन थामा है, लेकिन वो ना तो चैनल मीडिया पे दिखते हैं, ना ही कहीं नजर आते हैं। तो ये दौर तो देखिए हमेशा चलता है। जब कांग्रेस ने 50 से 55 सालों तक सत्ता में रही, तो वो दौर भी देखा होगा कि किस तरीके से अन्य दलों के नेता कांग्रेस का दामन थामते रहे। और आज मैं ये मानती हूँ कि आपने एक चीज पे गौर किया होगा कि जितने लोगों ने दल बदले हैं और किस साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक संगठनात्मक या ये कह लें कि एक पूरी साजिश रची। जितने लोगों का मैंने वक्तव्य देखा, उस हर एक व्यक्ति ने पार्टी ज्वाइन करते समय ये कहा कि मैं कांग्रेस में था तो मैं राम भक्ति को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा था, मैं अपने हिंदुत्व होने का प्रमाण नहीं दे पा रहा था, मैं राम भक्ति में लीन नहीं हो पा रहा था। तो मेरा ऐसे लोगों को यही कहना है कि अगर आपके मन में राम थे और कृष्ण थे, तो मुझे लगता है ये भक्ति आपकी 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तब जाग जानी चाहिए थी। उसके बाद रुक रुक कर ये सारे लोगों में भक्ति तो रोशनी जी, क्या नुकसान नहीं हुआ इन तमाम नेताओं का? आप ये कह रहे हैं कि चाहे वो राम भक्ति की वजह थी, चाहे जो वजह थी, आपका ये कहना है कि कोई ऐसी कोई ठोस वजह वो बता नहीं पाए छोड़ने का,
क्या इन नेताओं के छोड़ने का ठीक चुनाव के समय में कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं होगा, या नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये इस पर आपसे सवाल जाना चाहेंगे। देखिए, कोई ठोस वजह नहीं रही। मैं इंदौर का एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की। ये उसी प्रत्याशी को खोटा सिक्का कह रहे हैं कि खोटा सिक्का पे अगर ये नोटा पे वोट डलवा रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात। अगर वो खोटा सिक्का था, उस पे 307 की धारा सुप्रीम कोर्ट ने लगाई, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत पड़ी थी कि ऐसे जो है भ्रष्टाचारी या हत्यारे को ये अपनी पार्टी में ले, जो राम की पार्टी है, जो राम राज्य का सिंबल लेके और भगवा झंडा लेकर के जो ये चुनाव प्रचार करते हैं, तो आप उसको अपमानित करने का काम क्यों कर रहे हैं? ये सवाल आप पर खड़ा होता है कि आप जिस राम को चरितार्थ करते हैं अपने हृदय में, अपनी पार्टी में, तो मुझे लगता है कि राम जी की परंपरा तो ये नहीं रही। तो मुझे लगता है कि राम भगवान के नाम पे ये राजनीति करना बंद कर देंगे और इस बार देश और प्रदेश की जनता ठीक है वंदना जी, अपनी बात रखिएगा, जो आप पहले भी कहना चाह रहे थे वो बात भी जरूर इंक्लूड कीजिएगा, और इस बात का भी जवाब दीजिएगा रोशनी यादव जी की जो बात उन्होंने टिप्पणी की है कि राम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सियासत करती रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए हितेश जी, मैं ये कहना चाह रही थी मैं ये कहना चाह रही थी कि जो हाई प्रोफाइल सीटें जिन्हें मानकर चल रही है कांग्रेस, चाहे वो राजगढ़ हो, छिंदवाड़ा हो, वहां पर भी हम विजयी हो रहे हैं, रतलाम में भी हम विजयी हो रहे हैं। तो देखिए, अभी जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार यशवर्धन जी ने कहा था, बिल्कुल ये मुकाबला वन साइडेड है, और उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जो 64,500 हमारे बूथ हैं, उन्होंने निरंतर ये कोशिश की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बूथों तक पहुंचे। 17,000 बूथों पर जो हमारे हारे हुए या कमज़ोर बूथ पर, उसमें स्वयं प्रदेश का संगठन पहुंचा, बूथ बूथ पर मोदी अभियान चलाया। तो हम तो ज़मीनी स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट में बिलीव करते हैं। हमारा पन्ना से लेकर मंडल तक, मंडल से लेकर जिले, जिले से लेकर प्रदेश और केंद्र का संगठन सारा एकजुट होकर काम करता है। उसके उलट एक और है कांग्रेस पार्टी की फेल्ड लीडरशिप जीतू पटवारी जी के रूप में। जीतू पटवारी जी जब से आए हैं, उन्होंने अपनी पार्टी को तितर बितर करके रख दिया। आज उनके पार्टी के कम 4 लाख से अधिक जो कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें सम्मान नहीं दिया। दूसरा कारण इनका महिला विरोधी चरित्र, ये हमेशा महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं, रस और चाशनी ढूंढने की। एक प्रदेश अध्यक्ष के मुंह से इस तरह की टिप्पणियां फिर यशवर्धन जी के पास कहते हैं कि हम काल्पनिक बोलने वाले करनी नहीं चाहिए। इस भारत देश का गौरव सम्मान देने वाली जो मेडलिस्ट बेटियां हैं, मोदी जी उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, और वही प्रदेश अध्यक्ष को शोभा देता है रोशनी जी इस प्रकार की टिप्पणियां करना? उनके बेटे को टिकट देते हैं। देखिए वंदना जी, फिर आप मतलब आप प्रदेश अध्यक्ष जी के विषय में बात करिए, मध्य प्रदेश की बात करिए। मैं आपने सवाल जो किया मैं उसी पे जवाब दे रही हूँ। नहीं, मध्य प्रदेश की बात हो रही है, आप क्यों? मैं भी चली जाऊंगी इस केंद्र तक। अरे तो आप प्रदेश की बात करिए। क्या एक प्रदेश अध्यक्ष जो इतने सम्मानित पद पर बैठा है, उसे महिलाओं में चाशनी और रस ढूंढना चाहिए, इस तरह की बातें करना चाहिए? एक नेता प्रतिपक्ष को ये बोलना चाहिए कि जिसकी 2 बीवियां होंगी उसमें 1-1 लाख रुपए बांटे जाएंगे। आप किस प्रकार की महिला है कि आप एक महिला होकर अपने प्रदेश के संगठन का इस तरह की बातों में? चलिए यशवर्धन जी के पास चलते हैं। यशवर्धन जी, एक तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ रहा है बीच में, क्योंकि मुद्दा दरअसल ऐसा है कि दोनों पक्षों को सुनना जरूरी है। यशवर्धन जी, इन सबके बीच में आपसे सवाल। ठीक है वंदना जी, रोशनी जी, एक बार सवाल में यशवर्धन जी से कर लूं। यशवर्धन जी, ओवरऑल अगर 29 जो सीटें हैं, इन 29 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चली, आपने कहा कि वन साइडेड मुकाबला था। आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने लंबे मंथन के बाद में अपने क्षत्रपों को मैदान में उतारा, जिसमें कुछ बड़े चेहरे भी थे। कांतिलाल भूरिया को मैदान में उतारा, दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा, कुछ बड़े बड़े चेहरे थे उनको भी मैदान में उतारा, कुछ युवा चेहरों को भी मैदान में उतारा। कई सारे समीकरणों को यहाँ पर ध्यान में रखने की कोशिश की गई। इन अलग अलग सीटों के आधार पर भी देखें और वोटिंग परसेंटेज इसमें देखें, अलग अलग चरणों के आधार पर आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या अभी भी आपको वन साइडेड लग रहा है, या लग रहा है कि नहीं, कांग्रेस पार्टी कहीं कुछ जगहों पर फाइट में है? हितेश जी, पहले तो मैं दोनों पैनलिस्ट से क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने बोला कि मुझे बड़ा इंतज़ार करना पड़ रहा है। जब 2 महिलाएं चर्चा में हों तो पुरुष को इंतज़ार कर ही लेना चाहिए। और वापस विषय पर आता हूँ कि हितेश जी, पर कुछ सीट्स पे तो फाइट है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी 29 की 29 बीजेपी
वन साइडेड लेके जा रही है। जहाँ जहाँ इन्होंने बड़े चेहरे उतारे हैं, चाहे वो छिंदवाड़ा हो, चाहे भूरिया जी का हो या राघवगढ़ हो, या इस तरह की 3-4 सीटों पर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी है। कांग्रेस को भी मालूम था कि स्टेट वाइज वो कहीं नहीं लग रहे हैं। वो 29 सीटों में से मेरे ख्याल से इन 3-4 सीटों की बात छोड़ दी जाए तो बाकी कहीं पे भी फाइट नहीं थे। एक समझदारी जो कांग्रेस ने की, इन टॉप लीडर्स ने की कि अपने आप को अपने क्षेत्र पर ही केंद्रित रखा, पूरी ताकत इन्होंने वहीं लगाई कि इंग्लिश में एक फ्रेज है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ तो मिले, हम 3 सीट 2 सीट 4 सीट तो निकाले। तो 29/0 तो नहीं है, मेरे ख्याल से ये 25-26/3-4 के आसपास दिखाई देगा समीकरण। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ जो जिम्मेदार हैं वो ये कह रहे हैं कि 14 से 15 सीटें इस बार ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से लड़ाई करती नजर आ रही है। आप मानते हैं इस बात को? कैसे हितेश जी, कैसे संभव है? इनकी स्टेट लीडरशिप का कोऑर्डिनेशन इनके जमीनी कार्यकर्ता से है ही नहीं। इस एरोगेंस के कारण कभी हम पूर्व की घटना देखें तो सिंधिया जी कैसे छोड़ के गए, उनका स्टेट बॉडी से या नेशनल बॉडी से कोऑर्डिनेशन नहीं था। इनका कभी भी, इससे पहले के भी जो स्टेट लीडर्स थे वो बहुत एरोगेंट थे, अभी के वर्तमान के भी। तो 14-15 तो बहुत असंभव, अकल्पनीय फिगर है। मतलब मेरा निजी तौर पर आकलन मैक्सिमम 4, इससे ऊपर कुछ नहीं। चलिए, तो इंतजार रहेगा 4 तारीख का, चूंकि दोनों ही तरफ से दावे, कांग्रेस पार्टी कम मतदान और बाकी चीज़ों को लेकर कह रही है कि ये कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गया है, चूंकि परिस्थितियां यहाँ पर प्रदेश में इस तरह की बन गई। बीजेपी कह रही है कि हम तो एक तरफा लड़ाई में थे और यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कितना वोटिंग परसेंटेज हुआ, क्योंकि माहौल भारतीय जनता पार्टी के बीच के पक्ष में है। तो इन सब के बीच में अब इंतजार वाकई में करना होगा 4 तारीख का, जब जनता ने फैसला जो ईवीएम में कैद किया है वो जब सामने आएंगे, उसके बाद तय होगा कि किसके दावे में कितना दम है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी।